लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन तो प्रोटीन जो है, पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि प्रोटीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर यानी बहुलक। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है और इसकी जो मोनोमर यूनिट है, जो एकलक इकाई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एकलक इकाई आपसे पूछ सकता है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जो एकलक इकाई है वो है अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड। प्रॉपर वर्ड अल्फा लिखा होना चाहिए वहां ना, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा क्यों बोलते हैं, देखो अल्फा एमिनो एसिड, पहली चीज तो आपको ये क्लियर रखनी है अल्फा अमीनो अम्ल या अल्फा अमीनो एसिड कि इसमें एमिनो ग्रुप भी है यानी NH2 ग्रुप है, और एसिडिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप भी है। इसमें दोनों टाइप के ग्रुप है, NH2 और COOH। एसिडिक ग्रुप COOH है, एमिनो ग्रुप NH2 हो गया। अब ये अल्फा क्यों लगाया है यहाँ वो देखिए आप। तो ये जो एमिनो एसिड है इनके क्लासिफिकेशन के दो बेस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेस पे किया जाता है। एक तो पोजीशन ऑफ NH2, पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप यानी पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप, एंड सेकंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप। तो एक तो है एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर, एमिनो ग्रुप की पोजीशन के बेस पर, और दूसरा है इसमें NH2 और COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर, नंबर के बेस पर। अब अपने देखें पहले तो पोजीशन के बेस पे NH2 ग्रुप की पोजीशन क्या होगी। तो इसमें एसिडिक ग्रुप लगाएं आप COOH, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके साथ वाला जो कार्बन होता है, इसके बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। तो अगर आप लोग एमिनो ग्रुप को अल्फा कार्बन पर जोड़ देते हैं, NH2 ग्रुप को अल्फा कार्बन पर जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। अब इस कार्बन की, अल्फा कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर दें या 2H लगा सकते हैं, तो ये अल्फा एमिनो एसिड है। मतलब क्या है कि जो एमिनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है उसने, तो अल्फा एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट आता है इसमें ये COOH हो गया, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसे नेक्स्ट कार्बन बीटा। तो अगर NH2 को आप लोग बीटा कार्बन पर लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, बीटा एमिनो एसिड। अब वैलेंसी कार्बन की आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, ये बीटा एमिनो एसिड बन गया। अब ऐसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बिल्कुल साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा से अगला कार्बन बीटा, बीटा से अगला कार्बन गामा। तो NH2 को अगर आपने गामा पोजीशन पर जोड़ दिया तो फिर गामा एमिनो एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से एमिनो ग्रुप की पोजीशन के बेस पर हम लोग एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। और प्रोटीन में इसमें से अल्फा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन में जो पाए जाते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हम लोग इस कार्बन के ना, वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग जो नंबर के बेस पर है उसमें क्या होगा। अब जो NH2 होता है ना, NH2 इसकी नेचर होती है एल्कली यानी क्षारीय प्रवृत्ति, एल्कली नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति। और COOH होता है एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रवृत्ति का। अब अगर COOH और NH2 बिल्कुल बराबर हो गए, इक्वल अमाउंट में आ गए, दोनों इक्वल नंबर में आ गए, इक्वल टू का
साइन लगाया मैंने यहाँ, यानी जितने COOH है उतने NH2 आए, तो ये अम्लीय है यानी एसिडिक है, ये क्षारीय है यानी एल्केलिन है। तो जब अम्ल और क्षार दोनों इक्वल अमाउंट में आ जाते हैं तो जो अमीनो एसिड बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन अमीनो अम्ल होगा। अगर COOH ज्यादा हो जाते, नंबर ऑफ COOH इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2, तो अगर COOH ज्यादा हो जाते हैं तो COOH की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। तो कैसा होगा बताओ ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, एसिडिक, अम्लीय, एसिडिक हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। और अगर COOH कम हो जाते हैं NH2 से, मतलब NH2 ज्यादा हो जाते हैं, तो NH2 की प्रकृति क्षारीय होती है, तो फिर ये क्षारीय यानी एल्केलिन बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर के बेस पर भी 3 हो गए, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। ये तो नाम ही बता रहे हैं। उदासीन मतलब एक अम्ल एक क्षार, यानी अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में है। एसिडिक मतलब अम्लीय ग्रुप ज्यादा है। बेसिक मतलब यानी क्षारीय अमीनो अम्ल मतलब क्षारीय ग्रुप ज्यादा है। तो ये संख्या के आधार पर आ जाता है। अब प्रोटीन में कौन सा, प्रोटीन में कौन सा है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। अब कैसे पता लगा कि प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है, तो प्रोटीन का जल अपघटन करवाया गया था, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करवाया गया तो पेप्टाइड बना, पेप्टाइड। और पेप्टाइड को जब हाइड्रोलाइज करवाया गया, पेप्टाइड का जब जल अपघटन करवाया गया तो अल्फा अमीनो एसिड बना। अल्फा अमीनो का जब जल अपघटन करवाया तो कुछ भी नहीं बना आगे। तो इसका मतलब जो छोटी से छोटी इकाई है वो कौन सी है, अल्फा अमीनो अम्ल, स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फा अमीनो एसिड है। क्योंकि अगर ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती तो ये भी आगे हाइड्रोलाइज होती, पर ये आगे हाइड्रोलाइज नहीं हुई, जल अपघटित नहीं हुई, इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट यही है। अब जब अल्फा अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड। और जब पेप्टाइड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन ऐसे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिसमें कम से कम 100 अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें कम से कम 100 अल्फा अमीनो अम्ल हो, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बनाते हैं, और जब पेप्टाइड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और एक पॉलीपेप्टाइड में कम से कम अगर 100 अमीनो अम्ल आ रहे हैं तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो ऐसे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनमें कम से कम 100 अल्फा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब अल्फा अमीनो अम्ल की संरचना देख लें पहले हम लोग, फिर हम कई अल्फा अमीनो अम्ल बनाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम उसकी, और वो आपने तैयार करनी है, ठीक है, उसको आपने प्रैक्टिस में लेना है। अल्फा अमीनो अम्ल, तो एक बार फिर देख लें, अल्फा अमीनो एसिड, तो इसमें मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाऊंगा यानी एसिडिक ग्रुप लगाऊंगा, COOH, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अगर मैं अमीनो ग्रुप को अल्फा कार्बन पर जोड़ रहा हूं तो वो अल्फा अमीनो एसिड हो जाता है। ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया, क्लियर, ये अल्फा अमीनो एसिड है। तो NH2 पहले COOH लगाना है, COOH के बिल्कुल जो नियरेस्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर अगर आप NH2 ऐड कर रहे हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड हो जाता है। अब कार्बन, जैसा कि हमारे को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता होता है। अब अल्फा कार्बन को अगर हम देख रहे हैं तो कितने बॉन्ड बना रहा है अल्फा कार्बन, कितने बॉन्ड बना रखे हैं अभी अल्फा कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 2। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक H लगा देंगे और एक R लगा देंगे। ये आ गई सामान्य संरचना। अल्फा अमीनो अम्ल की
सामान्य संरचना, ये अल्फा पोजीशन पर हमने क्या किया, वैलेंसी कंप्लीट कर एक H और एक R लगाया। अब मैं इस R को बॉक्स में ले रहा हूँ, इस R को मैं बॉक्स में ले रहा हूँ और यहाँ से मैं कई अमीनोमल आपको तैयार करवाऊंगा। उसमें करेंगे क्या, हम लोग सिर्फ इस R को चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यानी इस R को बदलते जाएंगे और फार्मूले लिखते जाएंगे, ठीक है। इस R की जगह कुछ ना कुछ लिखेंगे हम लोग। तो ये R याद करना है अपने को। तो आपने क्या करना है, अब पहला फार्मूला जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो आप पहले फार्मूले मैंने क्या किया, R की जगह H लगा दिया, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब फार्मूला तैयार ही हुई करें कि क्या किया, R की जगह क्या किया, H लगा दिया। इस H पर बॉक्स लगा ले इस तरह से, ताकि याद रह जाए भी हमने सिर्फ यही लर्न करना है कि R की जगह क्या किया, H लगा दिया। तो हमने R की जगह H लगा दिया, तो ये बन गया ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का सूत्र ये है, ग्लाइसिन। फिर देख लो कैसे तैयार करोगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, अल्फा अमीनो एसिड बन गया। अब इस अल्फा कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन लगा है और एक एल्किल लगा है, R लगा है। अब इस R को याद करना है बस आपने। तो पहला क्या किया, R की जगह, पहला क्या किया, R की जगह H कर दिया, R की जगह H कर दिया, क्या बन गया, ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन का सूत्र आ गया। अब ग्लाइसिन के बारे में इंपॉर्टेंट बात देखो, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में कोई किरेल कार्बन दिख रहा है क्या आपको, देखो आप किरेल कार्बन है कोई ग्लाइसिन में, कोई ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हों? नो सर, नहीं है। तो ग्लाइसिन में कोई भी कार्बन किरेल कार्बन नहीं है। अतः जो ग्लाइसिन है वो अकिरेल है, अकायरल है, यानी प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन अकिरेल है, अकिरेल है यानी ये ना तो प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है ना ही प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, क्योंकि इसमें कोई भी किरेल कार्बन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमीनोमल प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। आया भी होगा ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के अंदर, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा हो गया, ग्लाइसिन। और बड़े आराम से आप लोग याद rखेंगे कि R की जगह क्या किया हमने, R की जगह H, तो ग्लाइसिन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगली बार R की जगह CH3 कर दिया, अब यही याद करना है बस कि R की जगह क्या कर दिया, CH3, तो ये बन गया एलानिन। क्या बन गया ये, एलानिन। तो एलानिन कैसे याद रखेंगे, R की जगह क्या कर दिया, R की जगह CH3, R की जगह कर दिया CH3, क्या बन गया, एलानिन। R की जगह CH3 किया, एलानिन बन गया, एलानिन। अब देखो क्या करेंगे, तो एलानिन में क्या किया, R की जगह CH3 किया। अब मैं क्या करूंगा, CH3 का एक H हटाऊंगा। अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग, देखना CH3 का एक H हटा दिया, बंद खाली हो गया। अब इसके साथ अगर मैं वल्य लगा देता हूं, वल्य, ये वल्य लगा दी, क्या बोलते हैं वल्य को, कौन सा समूह है बताओ, वल्य, वल्य कौन सा समूह है, कौन सा, फेनिल, फेनिल ग्रुप है ना, फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल समूह है। तो इसका नाम बन गया फेनिल एलानिन। ये पढ़े होंगे आप लोगों ने ना, फेनिल एलानिन, बड़े आराम से हम लोग याद रख सकते हैं। तो एलानिन का H हटा के फेनिल लगाएं तो फेनिल एलानिन बन जाएगा, फेनिल एलानिन बन गया ये। तो पहले R की जगह H किया, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर हमने क्या किया, R की जगह CH3 किया, एलानिन,
एलानिन का एच हटा के फेनिल लगा दिया, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। और अगर हम इस एच को हटा के फेनिल ना लगाते, एच तो हमने हटा दिया, पर फेनिल ना लगा के OH लगा देते, OH लगा देते, तो ये बन जाता सीरीन। सीरीन, ये सीरीन का फार्मूला है। एच हटा के, एलानिन में एच हटा के क्या लगा दिया, OH, तो ये बन गया सीरीन। ये सीरीन का सूत्र है, सीरीन है ये। अल्फा एमिनो अम्ल, एलानिन का एच हटा के, एलानिन का एच हटा के क्या लगाया है, OH लगाया है, सीरीन बन जाता है। अगर ये OH ना लगाकर, OH ना लगाकर हम लोग क्या करते, COOH लगा देते, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते, OH ना लगाकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते, तो ये बन जाता एस्पार्टिक अम्ल। ये एस्पार्टिक अम्ल का सूत्र बन गया आपके पास। अब सिर्फ कंपैरिजन करना है आपने। एलानिन याद हो जाएगा, पहले क्या किया, आर की जगह, सबसे पहले क्या किया, आर की जगह एच, तो क्या बन गया, ग्लाइसिन। फिर क्या किया, आर की जगह CH3, क्या बन गया, एलानिन, एलानिन बन गया, एलानिन। फिर एलानिन से एच हटाकर फेनिल लगाया, फेनिल एलानिन। फिर फेनिल ना लगाकर OH लगा देते तो सीरीन, OH ना लगाकर कार्बोक्सिलिक लगा देते तो एस्पार्टिक अम्ल। अब देखो आप एस्पार्टिक अम्ल, माइक ऑफ कर दे प्लीज अपना। एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। अब अम्ल देखो, इसके लास्ट में अम्ल लगा है, सफिक्स अम्ल लगा है ना, एस्पार्टिक एसिड है ये, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे, तभी ये एसिडिक होगा। आप चेक करके देखो, ये रहा COOH, ये रहा COOH, तो COH दो आ गए इसमें, लेकिन NH2 एक ही है, देखो आप, तो ये एसिडिक हो गया। इसके लास्ट में एसिड आ रहा है, अम्ल आ रहा है, एस्पार्टिक अम्ल, मतलब इसमें COOH ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, तभी इसको एस्पार्टिक अम्ल बोला गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से जो है कंपैरिजन करके, 5 आ गए हैं आपके पास, टोटल 20 है, 20 में से हम लगभग 14 या 15 अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। पहला आया ग्लाइसिन, आर की जगह क्या किया था, एच, आर की जगह एच, ग्लाइसिन। फिर CH3 किया, एलानिन, एलानिन का एच आके फेनिल लगाया, फेनिल एलानिन। OH लगा दे तो सीरीन, और अगर COH लगा दे तो एस्पार्टिक अम्ल। अब देखो, अब आगे कंपैरिजन और करते, अब सारे इन्हीं से बनने देखना, जो इनसे बन सकते हैं ना उतने मैं आपको करा दूंगा, जो बिल्कुल इजी है। अब ये फेनिल एलानिन था, फेनिल एलानिन है ना, फेनिल एलानिन में अगर हम लोग फेनिल एलानिन में अगर हम लोग वलय के साथ, ये फेनिल एलानिन था, OH लगा देते हैं, यहाँ OH लगा देते हैं तो ये बन जाता है टायरोसिन, ये टायरोसिन होता है। फेनिल एलानिन में अगर हम क्या जोड़ दें, OH, तो टायरोसिन तैयार हो जाता है। फेनिल एलानिन में OH जोड़ दे तो टायरोसिन तैयार हो जाता है। और अगर सीरीन में, जो सीरीन था, सीरीन में O की जगह जो OH हमने लगाया था, उस O की जगह S लगा दें, O की जगह S लगा दें, तो ये सिस्टीन बन जाता है, सिस्टीन, सिस्टीन। तो फेनिल एलानिन में अगर OH जोड़ें तो टायरोसिन, सीरीन में O की जगह S लगाएं तो सिस्टीन बन जाता है, सिस्टीन, ये सिस्टीन बन गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है, तो ये सल्फर आ गया इसमें, देखो सिस्टीन, सिस्टीन जो है वो सल्फर युक्त है। और सिस्टीन के अलावा एक और भी होता है जो सल्फर युक्त होता है, मेथ्योनिन। ये दो बातें आपको याद रखनी है, कई मेन बातें हमारे पास निकल कर आएंगी। सिस्टीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सिस्टीन और मेथ्योनिन, एक ऑप्शन आपको मिलेगा, चाहे सिस्टीन मिले चाहे मेथ्योनिन मिले,
तो सिस्टीन और मैथ्योनिन जो होते हैं वो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। अब नेक्स्ट एस्पार्टिक अम्ल था। एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह अगर हम एमाइड में परिवर्तित कर देते हैं, यानी CONH2 बना देते हैं, COOH को CONH2 बना देते हैं, तो यह बन जाता है एस्पार्जीन। एस्पार्जीन, एस्पार्जीन बन जाता है। यह एस्पार्जीन अमीनो अम्ल आ गया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, R का H लगाया ग्लाइसिन, फिर CH3 लगाया एलानिन, और एलानिन का H हटाकर फेनिल लगाते हैं तो फेनिल एलानिन, OH लगाते हैं तो सीरीन, COH लगाते हैं तो एस्पार्टिक अम्ल। अब ये तैयार हो गया। अब इनसे आगे कंपेयर कर करके और बनाना है। फेनिल एलानिन के नीचे OH लगा दे तो टायरोसिन, सीरीन में O की जगह S कर दे तो सिस्टीन, सीरीन में O की जगह S कर दे तो सिस्टीन, और अगर एस्पार्टिक अम्ल में अम्ल समूह को एमाइड समूह में बदल दें तो एस्पार्जीन, एस्पार्जीन। अब एस्पार्टिक अम्ल में अगर एक कार्बन बढ़ा दे, जैसे यहां देखो कितने कार्बन है, 1 2, एस्पार्टिक अम्ल में एक कार्बन बढ़ा दे तो एस्पार्टिक अम्ल में अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते तो एस्पार्टिक अम्ल में कितने कार्बन है, देखो एस्पार्टिक अम्ल में जो आपने ग्रुप लगाया था यहां एक और एक 2 कार्बन थे, आप एक कार्बन बढ़ा दे बस, यहां कुछ भी नहीं किया हमने। एस्पार्टिक अम्ल में क्या किया, एक कार्बन बढ़ा दिया। कंपेयर करके तैयार करना, बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। एस्पार्टिक अम्ल में एक कार्बन बढ़ा दिया, ये बन गया ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल में अगर हम एक कार्बन बढ़ा देते हैं तो ग्लूटेमिक अम्ल बन जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल। तो एस्पार्टिक अम्ल में कार्बन ऐड कर दे तो ग्लूटेमिक अम्ल। तो एस्पार्टिक अम्ल में अगर हम एक कार्बन ऐड कर दे तो क्या बन गया, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। अब एस्पार्टिक अम्ल में एस्पार्जिन कैसे बनाया था, एस्पार्टिक अम्ल से एस्पार्जिन कैसे बनाया था, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक अम्ल से एस्पार्जिन कैसे बनाया था, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसको एमाइड में बदल दिया था, एमाइड में। तो ऐसे ग्लूटेमिक अम्ल से ग्लूटेमिन बन जाएगा, ग्लूटेमिक अम्ल से ग्लूटेमिन, ग्लूटेमिक अम्ल से ग्लूटेमिन। करना वही है आपने, कार्बोक्सिलिक को एमाइड में बदल देना है तो ग्लूटेमिन बन गया, ग्लूटेमिन, यह ग्लूटेमिन बन गया। अब देखो आप, इसके लास्ट में भी अम्ल आ रहा है तो इसका मतलब इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे। अब कंपेयर कर करके एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग, ये लर्न करने आपने ना। पहला R की जगह H कर दिया ग्लाइसिन, CH3 किया एलानिन, एलानिन से आगे हमने 3 बनाए, एलानिन से आगे 3 बनाए थे, फेनिल एलानिन, सीरीन और एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल, फेनिल एलानिन में हमने OH ऐड किया तो यह बन गया टायरोसिन, टायरोसिन। सीरीन में O की जगह S किया तो यह बन गया सिस्टीन। एस्पार्टिक अम्ल में अम्ल को एमाइड में बदला तो एस्पार्जीन, और अगर एक कार्बन बढ़ा दिया तो ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल को अगर अपने एमाइड में बदल दिया तो ग्लूटेमिन, ग्लूटेमिन। जैसे आप देखें 10 तो आपके पास आ चुके हैं, 10 आ चुके हैं आपके पास, ग्लाइसिन 1, एलानिन 2, फेनिल एलानिन, सीरीन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, टायरोसिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटेमिन।
सिस्टीन जो है वो सल्फर युक्त अमीनोमल है। इसके अलावा एक अमीनोमल और जो सल्फर युक्त है, मैथ्योनिन। मैथ्योनिन में भी सल्फर पाया जाता है, मैथ्योनिन भी सल्फर युक्त है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन जो है प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी प्रकाश को ना तो दाईं ओर घुमाता है ना बाईं ओर घुमाता है, ध्रुवण अघूर्णक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्रुवण अघूर्णक है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, अकिरेल है, एकाइरल है। ये ग्लाइसिन की विशेषताएं रहेंगी सारी। और सल्फर युक्त अमीनोमल में दो आगे, एक तो सिस्टीन और एक मैथ्योनिन। अब चलते हैं आगे। अब एक लाइसीन आपने याद रखना है, लाइसीन। लाइसीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइसीन एक क्षारीय अमीनोमल है, एल्केलिन अमीनो एसिड है। इसमें क्या होता है, जो हम आर लगा रहे थे अमीनो अम्ल के अंदर, जो हम आर लगा रहे थे, चार कार्बन के साथ एक NH2 लगाना है, चार कार्बन लगाकर एक NH2 लगाना है, तो ये लाइसीन बन जाएगा, लाइसीन। चार कार्बन, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें, सबके साथ दो दो H आ जाएंगे, तो चार कार्बन के साथ एक NH2 लगा दिया तो ये लाइसीन बन जाएगा, लाइसीन। तो लाइसीन जो है इसमें देखो आप, तो दो NH2 ग्रुप आगे देखो, एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा, दो NH2 ग्रुप आ गए। जब दो NH2 ग्रुप आ गए तो फिर अमीनो समूहों की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय एल्केलिन, क्षारीय एल्केलिन अमीनो एसिड हो जाएगा ये लाइसीन। अब लाइसीन के बाद अपने एक तैयार करेंगे वैलीन, एक वैलीन करेंगे, एक ल्यूसीन करेंगे और एक आइसोल्यूसीन करेंगे, तीन और करेंगे हम लोग, वैलीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। वैलीन क्या होता है? वैलीन, वैलीन में आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा होता है, आइसोप्रोपिल यानी सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा होगा। प्रोप में तीन कार्बन होते हैं और आर की जगह जो आप बॉन्ड बनाएंगे वो सेकंड नंबर कार्बन से बनाएंगे। देखो कैसे, NH2 CH COOH, तो यहां हमने आर लगाया था, तो अब आर को हटाकर हमने क्या करना है, सेकंड नंबर कार्बन से बॉन्डिंग करनी है। प्रोप में तीन कार्बन होते हैं, बॉन्डिंग सेकंड नंबर कार्बन से कर दें तो ये वैलीन बन गया आपके पास, ये वैलीन का फार्मूला आ गया। प्रोपिल किया, प्रोपिल ग्रुप लगाया, आइसोप्रोपिल, सेकंड नंबर कार्बन से बॉन्डिंग करते हैं तो आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलते हैं उसको। तीन कार्बन है तो प्रोपिल बोला है, आइसो ग्रुप भी यही होता है। तो सेकंड नंबर कार्बन से बॉन्डिंग करनी है आर की जगह, वैलीन बन गया, वैलीन। अब वैलीन में अगर ऊपर की ओर कार्बन लगा दें, ऊपर की ओर कार्बन, ऊपर की ओर कार्बन लगा दे तो ल्यूसीन बन जाता है। वैलीन में ऊपर की ओर कार्बन लगा दें, यानी यहां इस पोजीशन पर, यहां कार्बन लगा दें इस पोजीशन पर, तो ये ल्यूसीन बन जाएगा। और अगर नीचे की ओर कार्बन लगा दें तो आइसोल्यूसिन बन जाएगा। चाहे यहां लगाओ और चाहे यहां लगाओ, एक साइड लगाना है तो आइसोल्यूसिन बन जाएगा। तो अगर वैलीन में ऊपर की ओर कार्बन लगा रहे हैं तो ल्यूसीन, नीचे की ओर कार्बन लगा रहे हैं तो आइसोल्यूसिन, यानी ल्यूसीन क्या होगा, NH2 CH COOH, ये तो था वैलीन, CH2 CH CH3 CH3, ये तो वैलीन था। ऊपर की ओर कार्बन लगा दें वैलीन में, यानी यहां, तो ये बन गया ल्यूसीन, ये ल्यूसीन का फार्मूला है। और अगर ऊपर की ओर कार्बन ना लगाकर, वैलीन ये था, ये वैलीन था, इसमें नीचे की ओर कार्बन लगा दें तो ये आइसोल्यूसिन बन जाएगा, आइसोल्यूसिन।
तो ये मेन अमीनो एसिड आ गए आपके पास। 14 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दी है। अब सबसे पहले क्या किया था, आर की जगह एच किया था, आर की जगह एच, क्या बना था, ग्लाइसिन। फिर क्या किया था, CH3, क्या बना था, एलानिन, एलानिन। फिर एलानिन का एच चटाकर फेनिल ग्रुप लगाया था, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। फिर फेनिल एलानिन में ही अगर अपन OH जोड़ देते हैं तो टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन। और एलानिन का एच हटाकर अगर हम OH लगा देते हैं तो सीरीन, O का S कर देते हैं तो सिस्टीन। एलानिन का एच हटाकर OH लगा देते हैं तो सीरीन, और O का S कर देते हैं तो सिस्टीन। और एक यहां मैंने और बता दिया आपको, सल्फर युक्त अमीनोमल कौन सा है, सिस्टीन तो है ही है, और सल्फर सिस्टीन के अलावा कौन सा है, मैथ्योनिन, है ना, मैथ्योनिन। मैथ्योनिन जो है वो सिस्टीन के अलावा जिस अमीनोमल में सल्फर पाई जाती है वो मैथ्योनिन है। उसके बाद अगर ये OH की बजाय हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते तो एस्पार्टिक अम्ल बन जाता, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। और एस्पार्टिक अम्ल में अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं तो ग्लूटेमिक अम्ल बन जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल। और अगर अम्ल को हम लोग एमाइड में बदल देते हैं, एस्पार्टिक अम्ल का एमाइड बनाते हैं तो एस्पार्जिन, और ग्लूटेमिक अम्ल का एमाइड बनाते हैं तो ग्लूटेमिन। एस्पार्टिक अम्ल का एमाइड एस्पार्जिन और ग्लूटेमिक अम्ल का एमाइड ग्लूटेमिन। 4 कार्बन लगाकर NH2 लगाते हैं तो ये लाइसीन है। R हटाकर 4 कार्बन लगाए और NH2 लगाया उसके बाद, तो ये होता है लाइसीन। क्षारीय अमीनोमल है लाइसीन, क्षारीय अमीनोमल, क्षारीय अमीनोमल है लाइसीन। उसके बाद हमने वैलीन लगाया, वैलीन में आइसोप्रोपिल ग्रुप लगाया, ये वैलीन तैयार हो गया। वैलीन में अगर ऊपर की ओर कार्बन लगा देते हैं तो ल्यूसीन बनता है, और अगर नीचे की ओर कार्बन लगा देते हैं, यानी वैलीन ही रहने दें वैलीन को, तो ये वैलीन था। अब ऊपर की ओर कार्बन लगाया तो ल्यूसीन, और अगर नीचे की ओर कार्बन लगा दिया तो आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अब आप देखें एक चीज और आप ध्यान रखना, ये सारे अल्फा अमीनोमल हैं। अगर आपसे पूछ लेता है ये अल्फा अमीनोमल बनाए, सब में अल्फा स्थिति पर ही जोड़ा है अमीनो ग्रुप पर, क्योंकि हमने R चेंज किया, अमीनो की पोजीशन तो चेंज नहीं करी। तो याद रखना बहुत ही आसान है, कौन सा अल्फा अमीनोमल, अब क्वेश्चन देखना, कौन सा अल्फा अमीनोमल वास्तव में इमीनोमल है, वास्तव में वो इमीनोमल है, इमीनो, एमिनो नहीं है, बाकी सारे एमिनो है और वो इमीनो है। एमिनो और इमीनो में क्या फर्क होता है, इसमें तो एमीन ग्रुप होता है NH2 और इसमें इमीन ग्रुप होता है NH। सेकेंडरी एमीन को हम इमीन बोलते हैं, ये इमीन ग्रुप बोला जाता है, ये एमीन ग्रुप बोला जाता है। तो जिसमें एमीन ग्रुप है वो एमिनो है, और जिसमें इमीन ग्रुप है वो इमीनो है, इमीनो। तो एक एमिनो अम्ल 20 में से 20 अल्फा अमीनो अम्ल जो हम पढ़ते हैं उसमें से एक अमीनो अम्ल वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है, वो वास्तव में इमीनो अम्ल है, और वो है प्रोलीन। प्रोलीन, ये क्वेश्चन याद रखना कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है, तो वो प्रोलीन जो है वो वास्तविक अमीनो अम्ल
नहीं है। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, इनको तैयार करना है एक बार आपने, और एक दो बार तैयार करेंगे ना ये परमानेंट हो जाएंगे आपके माइंड में। अब आता है हमारे पास अनिवार्य है या आवश्यक अमीनो अम्ल। अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो प्रोटीन बनाने में कुल 20 अल्फा अमीनो अम्ल चाहिए, 20 अल्फा अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के कुल 20 अल्फा अमीनो अम्ल चाहिए। 20 में से 10 अल्फा अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में बन जाते हैं। 10 अल्फा अमीनो अम्ल, 10 अल्फा अमीनो अम्ल तो शरीर में अपने आप बन जाते हैं। और 10 अल्फा अमीनो अम्ल हमें भोजन से लेने होते हैं, क्योंकि टोटल 20 अल्फा अमीनो अम्ल चाहिए। भोजन से 10 तो हमारे शरीर में बनते हैं और 10 हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। तो अनिवार्य कौन से होंगे, कौन से हमारे लिए जरूरी होंगे? जो बन रहे हैं क्या वो लेने जरूरी है क्या? जो शरीर में अपने आप बन रहे हैं वो लेने जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं है। ये तो है अनावश्यक, अनावश्यक, नॉन असेंशियल, क्योंकि ये लेने जरूरी नहीं है। और जो भोजन से प्राप्त करने जरूरी है, हमें भोजन से लेने ही पड़ेंगे, वो होते हैं आवश्यक या एसेंशियल। आवश्यक या एसेंशियल। इसकी ट्रिक है टीवी मिलपाथ। टीवी मिलपाथ, ये 10 अमीनो अम्ल है। टी वी मिल पाथ 10 असेंशियल अमीनो अम्ल है ये। टीवी मिल पाथ। अब देखो T4 ट्रिप्टोफैन, V से वैलीन, M से मैथ्योनिन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसीन, फिर L से लाइसीन, P से फेनिलैलानिन, A से आर्जिनिन, T से थ्रियोनिन और H से हिस्टीडीन। H से हिस्टीडीन। तो ये आपके पास 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल है। टीवी मिलपाथ, ट्रिप्टोफैन, वैलीन, मैथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिलैलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। अब टोटल 20 के 20 नाम आपके आगे आगे देखो कैसे। 14 की तो हमने संरचनाएं बनाई हैं और एक हमने ऐसा पढ़ा सीधा ही जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन सा? 14 संरचनाओं में जो नहीं आया कौन सा है वो? मैथ्योनिन। मैथ्योनिन है ना, मैथ्योनिन जो संरचनाओं में नहीं आया। हमारी 16 तो स्ट्रक्चर में बना लिया हमने, मैथ्योनिन। और एक हमने ऐसा भी पढ़ा जो वास्तव में अमीनो अम्ल नहीं होता, वो है प्रोलीन। प्रोलीन 14 की संरचना बना ली, एक मैथ्योनिन का नाम पढ़ लिया, एक प्रोलीन का नाम पढ़ लिया, तो 14 और 2 16 हो गए। और 4 बाकी के ये पढ़े देखो जो हमने नहीं पढ़े। ट्रिप्टोफैन नहीं पढ़ा, आर्जिनिन नहीं पढ़ा, थ्रियोनिन नहीं पढ़ा, हिस्टीडीन नहीं पढ़ा। इन चारों की संरचनाएं हमने नहीं पढ़ी। तो 16 4 20 हो गए देखो आपके पास तो टोटल। बीस के 20 आ गए। बाकी आपको मेन अनिवार्य अमीनो अम्ल याद कर लेने, टीवी मिलपाथ, क्योंकि आपसे प्रश्न इस तरह से आ सकता है, निम्न में से कौन सा आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल है, कौन सा एसेंशियल है, तो इन 10 में से होगा। और कौन सा नॉन एसेंशियल है वो इन 10 में नहीं होगा, है ना। 10 में है तो वो असेंशियल है, इन 10 में नहीं है तो वो नॉन असेंशियल है। और 20 के 20 नाम याद रखने जरूरी नहीं पड़ेंगे, है ना। सब्जेक्टिव पेपर में जरूरी होते हैं वो। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो हमें बहुत जरूरी होते हैं वो करने, है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ अनिवार्य याद कर लें तो
जो अनिवार्य है या अनावश्यक है वो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन मिलने तो अगर हम अनिवार्य छांट आते हैं तो फिर जो बच गया अनावश्यक पूछ रहा है, तो अनिवार्य के अलावा जो बच गया, आवश्यक के अलावा जो बच गया वो अनावश्यक है, असेंशियल के अलावा जो बच गया वो नॉन असेंशियल है। क्लियर?